नमस्कार दोस्तों। हम लोग कुछ दिनों को इतना महत्वपूर्ण मान लेते हैं कि उन दिनों में कोई निर्णय लेना संभव नहीं होता कि आज किसको याद किया जाए और किसको भुलाया जाए या किसको फिलहाल हाशिए पे सरकाया जाए। ये मुमकिन नहीं होता। आज का दिन मित्रों कई नामों से जुड़ा है। इन नामों में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी हैं और हमारी भारतीय राजनीति के पुरोधा और बहुत शिखर पुरुष जयप्रकाश नारायण भी हैं और तीसरी शख्सियत नानाजी देशमुख हैं। आज के दिन शख्सियतें और भी बहुत ज़्यादा, पता नहीं इस दिन में क्या था, ये समझ में नहीं आता कि इस दिन में क्या क्या था कि सभी लोग जो नेक बंदे इस तारीख से जुड़ गए। बहरहाल आज मित्रों नानाजी देशमुख को याद करते हैं। मेरी प्राथमिकता क्यों रही मैं आपसे स्पष्ट बयान कर देता हूँ कि हम इस सदी के महानायक को तो भुलाना मुश्किल है, उसको तो फिर भी सारी उम्र याद करना है और अभी वक्त है उनको याद करते रहने का निरंतर, और वो अपनी पारी अब भी खेल रहे हैं। दूसरे जो महान शिखर पुरुष जिनको मैं कहता हूँ भारतीय राजनीति के, जयप्रकाश नारायण, उनके बारे में इतना कुछ आप जान चुके हैं, उनको इतना करीब से आपने महसूस किया है उनकी ज़िंदगी में कि आज भी अगर हम कुछ हैं तो कहा यही जाता है कि हम लोग उनकी बदौलत हैं। मैं कोशिश करूंगा कि बड़ी कुछ लीक से हट के बातें आपसे करूं, लेकिन सबसे पहले नानाजी देशमुख, मुझे मालूम है कि वो इतने बेलाग आदमी थे। ऐसे बेलाग और ऐसे आदर्शवादी शख्स को हो सकता है कि कल कोई याद ना करे, वो तारीख तो बीत गई, अब क्या याद करना है। लेकिन मित्रों बेहद महत्वपूर्ण है वो शख्सियत, उनकी शख्सियत जो है बेहद महत्वपूर्ण है। उसको याद किए बिना कोई चारा नहीं। हम ज़िंदगी से अगर कुछ सीखना चाहते हैं, स्ट्रगल से, संघर्ष से, तो हमें, हमारे सामने एक ही रास्ता है कि हम नानाजी देशमुख जैसे शख्सियतों को याद करें और याद रखें। मित्रों इस शख्सियत में जो कुछ ख़ास बातें थी मैं उनका जिक्र ही करूँगा। बाकी लंबी दास्तान है, लंबी दास्तान को बयान करने का कोई तुक नहीं है, वैसे भी चीज़ें उबाऊ हो जाती हैं। इनकी ज़िंदगी बड़ी विचित्र थी। शुरुआती दौर में वही जूझना पड़ा गरीबी से, बिल्कुल उसी तरीके से, तौर तरीके से जैसे जेपी जूझते रहे, और अच्छे दिन नहीं थे। ऐसा परिवार नहीं था जिसे बहुत ज़्यादा महान माना जा सके। और उसके बाद जब आदर्शवाद का एक ही भूत होता है आदर्शवाद का, मैं समझता हूँ कि जब सिर पे सवार हो जाए तो आदमी कोशिश करता है कि स्वार्थपरता के नज़दीक न फटके और अपने निजी हितों को बिल्कुल ताक पे रख दे। तो इन पर संघ का प्रभाव पड़ा। डॉक्टर हेडगेवार से इनके पारिवारिक संबंध भी थे और इसलिए उनको करीब से देखने का मौका मिला। डॉक्टर हेडगेवार से मेरा ख्याल में आप नई पीढ़ी के लोग समझते होंगे, मेरी मुराद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक, आद्य सरसंघ चालक भी बोलते हैं, फाउंडर, संस्थापक। तो वो इतनी बड़ी हस्ती थे, हालांकि वो भी पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद हिंदू महासभा में भी रहे, लेकिन आखिर में उन्होंने देखा कि बिना संगठन के गति नहीं है, तो उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। और जब वो स्थापना करने लगे और शुरुआती दौर में जब कुछ कदम आगे चले तो उनको ज़रूरत महसूस हुई कि नानाजी देशमुख जैसे जो करीब बंदे जिनको जानते थे कि उनको साथ लिए बिना गति नहीं है, मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो नानाजी देशमुख साथ जुड़ गए और नानाजी देशमुख भी करीब थे उनके, क्योंकि एकदम महाराष्ट्र का जो टोटल एक परिवेश है, उस परिवेश में वो भी जन्मे पले थे और वो करीब से जानते थे। और मित्रों दिलचस्प बात इनके बारे में एक ये है, इनको प्रचारक का, होल टाइम प्रचारक के रूप में ले लिया गया। और उस वक्त जो पूरी तरह से होल टाइम प्रचारक होते थे संघ के, वैसे ये खूबी वामपंथियों में भी थी। इनको लेने देने के नाम पर कुछ नहीं मिलता था। और उस वक्त तो संघ के जो प्रचारक होते थे, जब नानाजी प्रचारक बने या उसके बाद का भी काफ़ी वक्फा, कई दशक तक किसी के पास पैसे नहीं होते थे। अक्सर ये होता था कि जिस छोटे से कार्यालय में, एक कमरे नुमा कार्यालय में संघ के ज़िला प्रचारक या प्रांत प्रचारक रहते थे, जो होल टाइमर थे, जो पूरा जीवन समर्पित कर चुके थे, अक्सर ये होता था किसी स्वयंसेवक के घर से सुबह शाम भोजन बन के आता था और वो ग्रहण करते थे और कपड़े स्वयं धोने होते थे। ये एक नियम था उस वक्त। और
जो यात्रा व्यय था, वो जो टिकट जो बस का लगता था, अगर किसी स्वयं सेवक ने नई टिकट लेके दिया तो वो जो टिकट है उसके पैसे संघ कार्यालय में जमा कराने होते थे कि ये टिकट मैंने लिया है और ये मेरा बिल है। इसके अलावा और कुछ नहीं मिलता था। उसके बाद जो, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मुझे नाना जी ने एक बार करीब से बताया था कि बहुत देर बाद 60 रुपए का मासिक खर्च भी लागू हुआ, और उसके बाद ये भी निर्णय हुआ कि यदि कोई प्रचारक बीमार पड़ जाता है तो उसके लिए क्या परंपराएं होंगी। तो उसके लिए ये है कि संघ के जो स्थानीय जो संघ चालक हैं या जो प्रतिष्ठित लोग जुड़े हुए हैं हिंदुत्व के नाम पर, वो लोग उनकी देखभाल करेंगे। उनसे कहा जाता था कि देखभाल का ज़िम्मा आपका है, क्योंकि इन्होंने अपने समाज की, आपके समाज की स्वच्छता के लिए एक अभियान चलाया हुआ है। आपके सामाजिक जीवन को, आपके राष्ट्रीय जीवन को, आपके जो राष्ट्रीय हितों के लिए अपनी ज़िंदगी समर्पित कर दी है, तो इनकी देखभाल करना आपका दायित्व है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि उस वक्त कहीं भी निजी स्वार्थ नाम की, निजत्व नाम की कोई चीज़ दूर दूर तक नहीं थी। और इनको पहले आगरा में नियुक्त किया गया प्रचारक के रूप में, बाद में गोरखपुर में। अब गोरखपुर में भी इनको लगा कि यहाँ तो बहुत मुश्किल है कुछ भी कर पाना, और उस वक्त क्योंकि शुल्क मिलता नहीं था तो अपने आप जुटाना पड़ता था। कोई मासिक पारिश्रमिक या गुजारे लायक भत्ता भी उन दिनों में नहीं था संघ के पास देने के लिए प्रचारकों को। उस समय भी एक वहाँ बाबा राघव दास होते थे, जिनका एक आश्रम था। उस आश्रम में ये जाके टिके थे। बाबा राघव दास की जो सहानुभूति थी, जो एक समवैचारिकता थी, वो संघ से मेल खाती थी। तो उन्होंने कहा, भाई टिक जाओ मेरे यहाँ, मैं तो फ़कीर आदमी हूँ, सिर्फ ये है कि 2 वक्त का खाना तुम बनाओगे मेरा, और तुम्हें भी मिल जाया करेगा, मुझे तो मिलेगा ही। खाना तुम्हें बनाना पड़ेगा, मुझे एक सहायक चाहिए। और इन्होंने बाबा राघव दास की ये शर्त मान ली कि मैं खाना मैं आपको बना के दूंगा, और उसमें से अपना भोजन भी जो सादा है थोड़ा बहुत ले लिया करूँगा। और वहाँ इस तरह से ज़िंदगी इनकी चली, और उस तरह से ज़िंदगी चली तो आज देश में हज़ारों की संख्या में सरस्वती शिशु मंदिर हैं, और वो सारे के सारे सरस्वती शिशु मंदिर नानाजी देशमुख की देन है। पहला सरस्वती शिशु मंदिर जो था वो इन्होंने गोरखपुर में स्थापित किया था, और उसके बाद एक चेन, एक श्रृंखला बनती गई, जिसने पूरे देश को, पूरे देश में इस एक संदेश जो है, क्योंकि ये समझते थे कि जब तक बचपन से संस्कारों का अगर वो संस्कार नहीं भरे जाएंगे बच्चों में, तब तक वो आगे बढ़कर उन संस्कारों के प्रति जो वो ईमानदार, आस्थावान नहीं रह पाएंगे। उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं होगा कि ये संस्कार क्या होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि शिशु मंदिर जो उसी बचपन के स्तर से उनमें संस्कार भरे जाएं, देशभक्ति के भी, सामाजिकता के भी, और जो अन्य जो संस्कृति के पूर्व प्रति जो समर्पण भाव है वो भी सारा उनको विरासत से परिचित कराया जाए। सारी चीज़ें वही अगर आप बुनियादी दौर में दे देते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और उसके बाद मित्रों जेपी साहब आ गए। अब जेपी साहब के साथ में इनके निजी संबंध थे, और जेपी आंदोलन में सिवाय नानाजी देशमुख के और कोई होल टाइमर नहीं था। जेपी बड़े हैरान थे, और तब जेपी ने ये कहा था, मुझे याद है मैंने उनकी बायोग्राफी भी लिखी और उनसे मुलाकातें भी हुई। मैं कदम कुआं भी गया, उनके सदाकत आश्रम में भी, जहाँ प्रभा देवी रहती थी, वहाँ भी गया। तो उनका एक, जेपी का एक ही था कि अगर मुझे 2 नानाजी देशमुख मिल जाएं तो मैं इस आंदोलन को एक ऐसा राष्ट्रीय स्वरूप दे दूंगा कि बहुत बड़ी बात है, और क्योंकि इसकी संगठन क्षमता गजब की है। और मित्रों, नानाजी देशमुख ने जेपी के नवनिर्माण आंदोलन को जो शेप दी, जो शक्ल दी, उससे जेपी बेहद प्रभावित हुए। और उसके बाद बलरामपुर का जब लोकसभा चुनाव हुए 1977 में, आपातकाल हटने के बाद, तो बलरामपुर संसदीय क्षेत्र से नानाजी देशमुख राजनीति में नहीं आना चाहते थे। लेकिन जेपी कहा कि यार मेरा इतनी आग्रह नहीं मानोगे, ये कोई बात है? इस वक्त हमें अच्छे आदमी चाहिए। अच्छे आदमी कहाँ से आएंगे अगर हम लोग परहेज़ करने लगे? तो बलरामपुर से इनको खड़ा किया, भारी बहुमत से जीते, और चुनाव खर्च के नाम पर एक नया आदर्श स्थापित किया। नानाजी देशमुख के पूरे अभियान पर मित्रों, आजकल का ज़माना मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये हाल के दौर की बात है, 1977 की बात है, कोई पुरानी बात 1950 की नहीं है। 1970 के दौर में इन्होंने अपने टोटल चुनाव पर सिर्फ 5,000 रुपये खर्च किए, और 5,000 में से भी उसका एक एक पैसे का हिसाब कागज़ के पन्ने पे लिख के जेपी के सुपुर्द किया। जेपी ने उसको फाड़ दिया,
कहने लगे आप जो मर्ज़ी करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं अपने सामने कम से कम शर्मिंदा नहीं हूँ। मैंने इसमें कोई भी कोशिश ऐसी नहीं की कि मैं फ़ालतू खर्च करूँ, पैसे आपके हैं, बचे हैं, आपने दिए थे, आपको लौटा दिए बाकी। तो उसके बाद मोरारजी देसाई हट गए कि नहीं, मैं नानाजी जैसे आदमी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में ज़रूर लेना चाहूँगा। ये नहीं हो सकता कि इतना समर्पित आदमी कहाँ मिलेगा आपको। लेकिन उन्होंने पूरा ज़ोर लगाया। उन्होंने तत्कालीन सरसंघचालक बालाजी देवव्रत से शायद उनसे भी आग्रह किया कि इनके कहिए कि ये मंत्रिमंडल में आएँ, अच्छे लोग नहीं आएंगे तो क्या होगा। लेकिन ये टस से मस नहीं हुए कि मैं बिल्कुल इस चक्कर में नहीं पड़ने वाला, मैं मंत्रिमंडल में बिल्कुल नहीं शामिल होऊंगा और मैं इससे बाहर रहूँगा। मुझे राजनीति पसंद नहीं है, सिर्फ यह कि आप लोगों का आग्रह था कि अभी ठीक ठाक बंदे नहीं मिल रहे, तो मैंने अपनी सेवाएं दे दी, लेकिन इसके अलावा मैं और कुछ नहीं करूँगा। तो मंत्री पद केंद्र का जो था वो ठुकरा दिया और उसके बाद लग गए सीधी एक दिशा नई चुन ली अपने लिए। वो थी कि आदिवासियों के लिए काम करना है और चित्रकूट को अपना केंद्र बना लिया। और मित्रों, उस क्षेत्र में आदिवासियों और दलितों के लिए जो काम नानाजी देशमुख ने किया वो बिल्कुल अद्वितीय था, अद्वितीय है आज भी। वो रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया और ना ही शायद टूट पाएगा। इतने समर्पण भाव से कहाँ चीज़ें होती हैं। इन्होंने वहाँ कुछ उस क्षेत्र में, समूचे क्षेत्र में लगभग 400 संस्थाओं की स्थापना की और नई ज़िंदगी का एक संचरण उस दलित और आदिवासी क्षेत्र पूरे के पूरे मंडल में जाके हुआ। और उसके बाद इनकी सेवाओं के सम्मान स्वरूप इनको भारत रत्न दिया गया। 94 साल की उम्र में इनका निधन हुआ था। लेकिन ऐसी शख्सियतें मित्र होती नहीं हैं। इतनी आदर्शवादी शख्सियतें कहाँ मिलेंगी आपको, इतनी समर्पित शख्सियतें। इसलिए ऐसी शख्सियतों को नमन करना, उनको याद करना सबसे बड़ी एक प्राथमिकता होनी चाहिए। क्योंकि ये लोग, आप इनसे सहमत हों असहमत हो, इस बात में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इनका समर्पण भाव जो है वो अद्वितीय होता है। तो ऐसी शख्सियतों को नमन और उन्हें याद करते रहिए।